हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 26 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के, जिसमें से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति खंड से और 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भूगोल खंड से। साथ ही साथ एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 101 है। प्रीवियस 100 क्वेश्चन हम प्रीवियस 25 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित और फली फूली पहाड़ी चित्रकला शैली का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इसमें आपको 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच जो पहाड़ी चित्रकला शैली है उसके बारे में विवरण देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो पहाड़ी जो लघु चित्रकला शैली थी उसका विकास 17वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, मतलब 17वीं सदी के लेटर पीरियड में हुआ, और 19वीं सदी के मध्य तक इसका विकास आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और गढ़वाल के कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ये राजस्थानी चित्रकला की जो संकल्पना एवं जो अनुभूति थी वह इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। अगर हम इसके केंद्रीय विषय की बात करें तो राधा एवं कृष्ण के जो शाश्वत प्रेम का जो चित्रण है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय रहा पहाड़ी चित्रकला शैली का। अगर हम बात करें पहाड़ी चित्रकला शैली की तो इसको हम विभिन्न चरणों में बांट सकते हैं। बसौली चित्रकला, गुलेर चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और कुल्लू मंडी चित्रकला। अगर हम इनके विकास की भी बात करें तो सबसे पहले इनका जो क्रम है वह भी इसी तरीके से चलता है। सबसे पहले बसौली चित्रकला का विकास हुआ, उसके बाद बसौली चित्रकला में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन करके गुलेर चित्रकला, फिर कांगड़ा चित्रकला, और कांगड़ा चित्रकला के पैरेलल में ही कुल्लू मंडी चित्रकला का विकास हुआ। अब इसके अंतर्गत हम जो इनकी वन बाई वन करके इनके बारे में, इनकी जो विशेषताएं रहीं उनके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें बसौली चित्रकला की तो 17वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध तथा भारत में 18वीं सदी में पहाड़ी राज्यों में ये फली फूली और अपने सुस्पष्ट जीवंत रंगों एवं रेखाओं के बीच लिए ये जो चित्रकला है वह जानी जाती है। इसका जो विकास हुआ था छोटे से एक स्वतंत्र राज्य बसौली में इसका विकास हुआ, लेकिन इसके उदाहरण हमें संपूर्ण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण एक क्लासिक उदाहरण है वह चित्रों की श्रृंखला जो रसमंजरी है वह इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अगर हम इस चित्रकला शैली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये गैर यथार्थवादी शैलीबद्ध जो चेहरे की प्रस्तुति इसके अंतर्गत की जाती है, जिसमें जो पार्श्व चित्र के रूप में जो इसमें बड़ी एवं पैनी आंखें बनाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें चटकीले रंग का प्रयोग किया जाता है हमेशा। साथ ही साथ पृष्ठभूमि पर गेरुआ और पीला एवं भूरे एवं हरे रंग की इसमें प्रधानता रहती है। इसके अंतर्गत जो विशिष्ट तकनीकें हैं जैसे कि सफेद रंग की मोटी उभरी हुई बूंदों द्वारा आभूषण का इसके अंतर्गत निर्माण किया गया है। तो इसमें जो आभूषण बनाए जाते थे वे सफेद रंग की मोटी उभरी हुई बूंदों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता था। तो इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये बसौली जो छोटा सा स्वतंत्र राज्य है उसमें इसका डेवलपमेंट हुआ। चित्रों की श्रृंखला इसका जो उदाहरण है रसमंजरी, गैर यथार्थवादी शैली है, इसमें बड़ी एवं पैनी आंखें दिखाई जाती हैं, चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, गेरुआ, पीला, भूरे एवं हरे रंग की इसके अंतर्गत प्रधानता होती है और विशिष्ट तकनीक के द्वारा इसमें आभूषण बनाए जाते हैं सफेद रंग की मोटी और उभरी हुई बूंदों से। इसके अलावा अगर हम बात करें गुलेर चित्रकला की तो बसौली के जो अंतिम चरण के ठीक पश्चात चित्रकला के जम्मू समूह द्वारा का इसका उद्भव हुआ। इसमें मूल रूप से गुलेर के संबंध में रखने वाले और जसरोटा में बस जाने वाले एक जो व्यक्ति थे नैनसुख, जो कि रहते कहाँ थे, गुलेर के यहाँ पर रहते थे और बस कहाँ गए थे, जसरोटा में। तो उन्होंने जो जसरोटा के जो राजा थे बलवंत सिंह के चित्र इसके अंतर्गत शामिल देखने को मिलते हैं गुलेर चित्रकला के अंतर्गत, और इनको बनाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नैनसुख। इसके अलावा एक नई प्राकृतिक एवं कोमल शैली है जो बसौली कला की जो परंपराओं में परिवर्तन का द्योतक दिखाई पड़ती है।
इसमें जो प्रयुक्त रंग है कोमल एवं शीतल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चित्रकला है उस समय जो आपकी जो मोहम्मद शाह का जो मुगल था, तो उस समय की जो चित्रकला से ये प्रभावित देखने को मिलती है। तो गुलेर चित्रकला जो कि गुलेर में विकसित हुई, और ये किसके द्वारा विकसित की गई? नैनसुख के द्वारा। और इसमें जो शुरुआती जो चित्र दिखाई देते हैं राजा बलबंत सिंह के दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें कांगड़ा चित्रकला की, तो गुलेर शैली के पश्चात कांगड़ा शैली 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में यह डेवलप हुई। ये जो पहाड़ी चित्रकला के तृतीय चरण का प्रतिनिधित्व करती है। फर्स्ट चरण पे आपका बसोली, और सेकंड चरण पे आपका गुलेर चित्रकला, और थर्ड चरण पे आपको कांगड़ा चित्रकला देखने को मिलती है। इसका जो विकास था वह कांगड़ा, गुलेर, बसोली, चंबा, जम्मू, गढ़वाल आदि स्थानों पर देखा जाता है। इसमें जो आरेखण होते हैं उसमें जो कोमलता, प्रकृतिवाद की गुणवत्ता जैसी विशेषताएं इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। इसमें जो पार्श्विका होती है उसमें महिलाओं के चेहरों पर नाक लगभग माथे की सीध में बनाई जाती है, और जो नेत्र लंबे एवं तिरछे, और इसमें जो ठुड्डी होती है वह नुकीली एवं बालों को एक सपाट समूह के रूप में बताया जाता है। तो इसमें जो चेहरा होता है नाक लगभग माथे की सीध में, नेत्र लंबे एवं तिरछे, और ठुड्डी जो होती है वह नुकीली एवं बालों को पूरी तरीके से सपाट समूह के रूप में इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके अलावा एक चतुर्थ शैली और है जिसको कुल्लू मंडी चित्रकला कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो प्रकृति प्रवादी कांगड़ा शैली के साथ साथ, ये पैरेलल ही कांगड़ा शैली के साथ ये विकसित हो रही थी, कुल्लू मंडी चित्रकला शैली की उन्नति देखी गई। ये मजबूत व प्रभावशाली जो गहरे आरेखण एवं गाढ़े एवं हल्के रंग का प्रयोग इसमें दोनों किया जाता था। हालांकि कुछ मामलों में ये कांगड़ा शैली का इस पर प्रभाव देखा जाता है, लेकिन फिर भी इस शैली ने अपने विशिष्ट लोक चरित्र को बनाए रखा है, जिसको हम कहते हैं कुल्लू मंडी चित्रकला। तो ये हमने बात की 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में पहाड़ी चित्रकला की, जिसमें हमने बात की बसोली चित्रकला, देन हमने गुलेर चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और कुल्लू मंडी चित्रकला के बारे में बात की। इसके अलावा हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो चित्रकला की जो पहाड़ी शैली की शुरुआत बसोली में एक अपरिष्कृत एवं अत्यधिक अलंकृत शैली के रूप में हुई थी, और ये गुलेर एवं जो आरंभिक कांगड़ा से होते हुए भारतीय कला में उत्कृष्ट एवं परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में उभरकर हमें 19वीं सदी में देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जीएस पेपर 1 के ही भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बायोम से आप क्या समझते हैं और विश्व के प्रमुख बायोम और उनकी विशेषताओं का विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको बायोम के बारे में बताना है और विभिन्न बायोम की चर्चा करते हुए उनकी विशेषताओं को इसके अंतर्गत निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन से, बायोम की परिभाषा से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। बायोम पादप एवं प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, और पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की जो सीमाएं हैं मुख्य रूप से जलवायु द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अगर हम बात करें बायोम को विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कि वहां की वर्षा कैसी है, वहां का तापमान कैसा है, आर्द्रता एवं मृदा दशाओं की परस्पर क्रिया करने वाले पादपों और जंतुओं की प्रजातियों के कुल संयोजन के रूप में देखा जाता है। तो जो विभिन्न जलवायविक जो दशाएं होती हैं वह उस क्षेत्र के बायोम को निर्धारित करती हैं, जिसमें आपके वहां के पादप और प्राणियों का एक समुदाय उस पर जो निर्भर करता है, उस भौगोलिक क्षेत्र को स्पेसिफाई करती है वहां का बायोम। अगर हम बात करें बायोम के टाइप की तो इसको हम 5 टाइप में बांट सकते हैं: जलीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि, वन बायोम, और जो उच्च प्रादेशीय जो बायोम होते हैं जिसमें हमको परमाफ्रोस्ट जो मिट्टी देखने को मिलती है वह इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात 1 बाय 1 करके इन बायोम के बारे में देखते हैं और इनके बारे में विशेषताएं देखते हैं। अगर हम बात करें जलीय बायोम की, तो जो जलीय बायोम होते हैं इसमें ताजे जल के बायोम व समुद्री जल के बायोम दोनों शामिल होते हैं। ताजे जल के बायोम के रूप में हम देख सकते हैं जो भूमि से घिरे जो जल निकाय होते हैं, जैसे कि तालाब, नदियां और झीलें, और इसमें जो लवण की मात्रा होती है लगभग 1% से भी कम होती है। इसके अलावा दूसरे होते हैं समुद्री जल के बायोम, जिसमें जो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग इनके द्वारा घेरा गया है, और इसमें जो लवणता होती है 1% से ज्यादा होती है। इसके अंतर्गत आपके महासागर, प्रवाल भित्तियां और जो एस्चुरीज या जॉर्डन मुख होते हैं वह इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें घास भूमि बायोम की, तो ये खुले क्षेत्र होते हैं और इसमें घास की प्रधानता होती है। इसको भी दो क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसे उष्ण एवं शुष्क जलवायु के आधार पर अगर हम उष्ण की बात करें तो उसके अंतर्गत होता है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, जिसको हम सवाना के नाम से भी जानते हैं। और जो आपकी इसके में शुष्क जलवायु जो होती है उसके अंतर्गत जो भूमि होती है उसको कहा जाता है समशीतोष्ण घास भूमियां। अगर हम बात करें जो सवाना जो विषुवत रेखा के जो विषुवत रेखा होती है उसके निकट सवाना घास भूमि होती है, और जो समशीतोष्ण होती है वह विषुवत रेखा से दूर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें समशीतोष्ण में वृक्ष या झाड़ियां जो अनुपस्थित होती हैं। इसके अलावा सवाना की तुलना में यहाँ पर कम वर्षा होती है क्योंकि ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर होती है, उससे दूर होती है। अगर हम समशीतोष्ण घास की बात करें तो प्रेयरी एवं जो स्टेपी है वह उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो समशीतोष्ण के अंतर्गत आपको वृक्ष और झाड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वन बायोम की, तो वनों में क्या होता है, वृक्षों की प्रधानता होती है और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर विश्व की जो अधिकांश जैव विविधता है वह आपको वन बायोम में ही देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत आपको कीट, पक्षी और जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं वे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर इनको 3 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वन बायोम जो कि विषुवत रेखा के निकट होते हैं और ये उष्ण एवं आर्द्र होते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो वन होते हैं वह होते हैं समशीतोष्ण वन जो कि उच्च अक्षांशों पर देखने को मिलते हैं और ये चारों ऋतुओं का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ अगर आप और ऊपर जाएंगे तो आपको बोरियल वन या टैगा वन देखने को मिलेंगे। ये अधिक जो उच्च अक्षांश पर ये आपको देखने को मिलेंगे और जो सर्वाधिक ठंडी एवं शुष्कतम जलवायु है वह यहाँ पर देखने को मिलेगी। उन्हीं में ही इनका डेवलपमेंट हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्षा होती है वह हिम के रूप में होती है। तो वन बायोम की हमने बात की, उष्ण कटिबंधीय वन बायोम, समशीतोष्ण वन और बोरियल वन जिनको टैगा वन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मरुस्थलीय बायोम की, तो ऐसे शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्षा की जो वार्षिक जो वर्षा होती है वह 50 सेंटीमीटर से कम होती है और ये लगभग पृथ्वी का 20% भाग है। ये अति विषम परिस्थितियों के कारण इनमें जैव विविधता काफ़ी कम होती है। इसमें जो पाए जाने वाले जीव हैं वे वनस्पति को शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होना पड़ता है। यहाँ मुख्य रूप से जो आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं और जो छोटे मैमल्स होते हैं, छोटे स्तनधारी होते हैं, वह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अपनी जो भौगोलिक अवस्थिति और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार मरुस्थल को भी 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें गर्म और जो शुष्क मरुस्थल होता है, दूसरा होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल और तटीय मरुस्थल, साथ ही साथ एक मरुस्थल ठंडा भी होता है। जैसे कि हम लद्दाख की बात करें तो वह कोल्ड डेजर्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। तो मरुस्थल उनको कहा जाता है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उच्च प्रादेशीय बायोम की, तो यहाँ पर अत्यंत असहनीय परिस्थितियां होती हैं क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है वह -34 डिग्री सेल्सियस से आपको अधिकतम देखने को मिलेगा 12 डिग्री सेल्सियस तक। जिससे जो अगर हम बात करें, जो हमने पांचों बायोम की बात करें तो उन पांचों बायोम में जो सबसे न्यूनतम तापमान है वह आपको उच्च प्रादेशीय बायोम में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ वर्षा की मात्रा काफी कम होती है, 25 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 25 सेंटीमीटर। और इसमें जो मृदा है वह उसमें पोषक तत्व की जो गुणवत्ता होती है काफी डिग्रेडेड होती है, काफी कम होती है। इसके अलावा इन्हें आर्कटिक और अल्पाइन में भी वर्गीकृत किया जाता है उच्च प्रादेशीय बायोम को। अगर हम बात करें जो आर्कटिक बायोम की, तो ये बोरियल वनों के उत्तर में, जैसे हमने बात की थी बोरियल वन, टैगा वन के, अगर हम उत्तर में जाएंगे तो हमें आर्कटिक बायोम देखने को मिलेगा। लेकिन जो अल्पाइन जो वन होते हैं वे पर्वतों पर जो ऊंचाई बढ़ती है, उनकी जो तुंगता बढ़ती है, उसकी बढ़ने के कारण ये इन वनों का विकास होता है। जैसे कि आप हिमालय पे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको अल्पाइन वन वहां पे देखने को मिलेंगे। तो जो अल्पाइन वन है वे पर्वतों पर पाए जाते हैं और जो ऊंचाई के बढ़ने के कारण इनका डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें यहाँ की जो जैव विविधता होती है वो काफ़ी कम होती है। इसमें आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, आपको घास और लाइकेन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा ये जो झाड़ियाँ और जो घास होती हैं वह आंशिक रूप से जो मृदा की सतह के नीचे एक कोई जमी हुई परत के कारण होता है, जिसे हम वहाँ की जो मिट्टी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट या तुषार भूमि। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बायोम्स के बारे में, जिसमें हमने पांचों बायोम के बारे में डिटेल में चर्चा की।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ जो चीनी उद्योग के जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो शिफ्ट हो रहा है उसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको चीनी उद्योग की अवस्थिति के बारे में बताना है और जो लगातार उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जो चीनी उद्योगों का शिफ्ट हो रहा है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है 150 शब्दों में। तो सबसे पहले हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे से सीधे अगर हम बात करें प्रत्यक्ष रूप से तो 5 लाख कर्मियों को ग्रामीण आजीविका को उनको प्रभावित करता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चीनी के मामले में, साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके अलावा भारत चीनी उद्योगों का जो वार्षिक उत्पादन है वह अनुमानतः लगभग 80,000 करोड़ के आसपास होता है। अगर हम 2017 के आंकड़े की बात करें तो पूरे देश के अंतर्गत लगभग 732 चीनी कारखाने उपस्थित है। अगर हम बात करें भारत में चीनी उद्योगों की अवस्थिति के बारे में तो गन्ना क्या होता है, एक भार ह्रास वाली फसल होती है और यदि गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही उसको पेरा ना जाए, उससे चीनी ना बनाई जाए तो उससे क्या होता है कि उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है। तो इसके लिए उसको जरूरत होती है कि 24 घंटे के अंतर्गत ही उसको पेरा जाए, उससे चीनी निकाल ली जाए। इसलिए चीनी कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही होते हैं, इसी कारण से इसको भार ह्रास वाली फसल कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो अवस्थिति है उत्तर प्रदेश जो कि चीनी का सबसे बड़ा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र अग्रणी उत्पादक है। चीनी उद्योग 2 पेटियों में हमें देखने को मिलता है, गंगा यमुना दोआब में, साथ ही साथ तराई प्रदेशों में भी ये केंद्रित है। इसके अलावा साउथ के राज्यों में तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, बेल्लूर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ कर्नाटक में भी इसके उद्योग हैं, बेलागावी, बेल्लारी में। साथ ही साथ अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के जो तटीय जिले हैं या क्षेत्रों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम में इसके उद्योग देखने को मिलते हैं। तेलंगाना की बात करें तो मेडक जिले में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ अन्य राज्य बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व गुजरात व अन्य चीनी उत्पादक राज्यों में भी इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जो गुजरात में है वह चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। तो इनकी लोकेशंस को आप मैप बनाकर भी उस पर इसके अंतर्गत दर्शा सकते हैं, जिसमें आप उसके बारे में बता सकते हैं और उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, तो इस तरीके से इसमें मैपिंग आप बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चीनी उद्योग हैं वे दक्षिण भारत में क्यों जाते जा रहे हैं उत्तर भारत से निकलकर, तो अगर हम बात करें इसके कुछ कारण हैं, जिसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत की जो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु दशा है वह गन्ने के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इस जलवायु दशा में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक उपज पैदा होती है, तो इसके कारण से प्रायद्वीपीय भारत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चीनी उद्योग के लिए। साथ ही साथ जो पेराई की जो लंबी अवधि है दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो पेराई की अवधि भी उत्तर भारत से काफी ज्यादा है। अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो इसके लिए जो हमारी पेराई करने के लिए केवल 4 महीने मिलते हैं, नवंबर से फरवरी। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर 7 से 8 महीने लगभग अक्टूबर से मई या जून तक आप इसकी पेराई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फसल की गुणवत्ता है दक्षिण भारत की जो फसल में सुक्रोज की जो मात्रा होती है गन्ने में वह काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में आपको बेहतर मिल प्रबंधन देखने को मिलता है, जो चीनी कारखाने होते हैं उनका प्रबंधन काफी बेहतर है। जो दक्षिण भारत में जो सहकारी जो चीनी मिल हैं उनका प्रबंधन उत्तर भारत की तुलना में बेहतर है। दक्षिण भारत में जो अधिकांश मिलें नई है और आधुनिक मशीनरियों से सुसज्जित है, जिससे वहां पर प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि जो चीनी उद्योग है आपका उत्तर भारत से खिसक कर दक्षिण भारत की ओर जा रहा है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो सरकार के नेतृत्व वाली कई पहलों से वर्तमान में चीनी का उत्पादन जो घरेलू खपत है उससे लगभग 60 लाख टन से अधिक है। अब ध्यान हमें अधिशेष पर करना है, इसके प्रबंधन पर केंद्रित करने की जरूरत है। साथ ही साथ विशेषज्ञों का मानना है कि जो चीनी उद्योग है भारत का वह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की कगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के
अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं, और हाल के दिनों में भारत में एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको एनपीए के बारे में बताना है और सरकार ने क्या क्या इसके लिए, इसको कम करने के लिए प्रयास किए हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसके इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें हम एनपीए की डेफिनेशन से इसको शुरुआत कर सकते हैं। एनपीए एक बैंक के डिफॉल्ट या जो बकाया राशि में परिवर्तित हो चुके ऋण का अग्रिम होते हैं। इसके अंतर्गत अगर कोई मूलधन या ब्याज करने में असक्षम होता है तो उस तरीके के जो एसेट्स हैं उसकी आगे कोई किसी भी तरीके की मिलने की संभावना नहीं होती, तो उनको क्या कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर हम बात करें जो भारत में जो देय तिथि है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को काउंट करने की, उसके बाद की व्यय अवधि जिसके बाद मूलधन या ब्याज भुगतान को अप्राप्य मान लिया जाता है कि अब व्यय नहीं आएगा, इस तिथि को कितना निर्धारित किया गया है, इसको किया गया है 3 महीने यानी कि 90 दिन के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। यदि और कृषि अग्रिमों की हम बात करें, जो कृषि सेक्टर को जो लोन दिया जाता है उसके लिए 90 दिन की समय सीमा नहीं है, बल्कि उसके लिए माना जाता है कि एक फसल का जो मौसम है उसको उसमें अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको एनपीए घोषित किया जाता है। अगर हम बात करें एनपीए की भी 3 श्रेणी है, जिसके अंतर्गत आपका जो फर्स्ट होता है, इन्हें जो 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले उसको किस में घोषित किया जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में, यानी कि अब मानक परिसंपत्तियों के रूप में इन्हें 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए वर्गीकृत किया जाता है। तो लेस देन 12 मंथ होगा तो आप उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो संदिग्ध परिसंपत्तियों के रूप में, जो डाउटफुल एसेट्स के रूप में, अगर कोई 12 महीने से ज़्यादा भी अवधि तक भी उसमें कोई नहीं करता है, अपना मूलधन और ब्याज का जो पे है वह नहीं कर पाता है, तो उसको डाउटफुल एसेट्स माना जाता है। फिर जो लास्ट में 12 महीने के बाद इसके अंतर्गत जिसे बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या आरबीआई के निरीक्षण द्वारा ऐसा माना जाता है उसकी हानि की पहचान की जाती है, और लेकिन फिर भी उसे पूरी तरीके से बट्टे खाते में नहीं डाला जाता। तो इसके अंतर्गत एनपीए की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। अगर हम बात करें इसके जो आपके स्टैटिस्टिक्स की, अगर हम बात करें आंकड़ों की, अगर हम बात करें तो आरबीआई के आंकड़े के अनुसार 2021 में इस आंकड़े से भी आप इस क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इस आंकड़े को देख लेते हैं। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार 2021 में अनुसूचित बैंकों का जो सकल जो ग्रॉस एनपीए है वह वर्ष 2014 से बढ़कर कितना हो गया है, लगभग 2 गुना हो गया है 2021 में। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेकिन 2019 से अगर 2021 के बीच में अगर हम देखें तो इसमें कमी देखने को मिली है। 2019 में 9.5 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि 9.5 ट्रिलियन था, जो कि आपका 2021 में 8 ट्रिलियन हो गया। तो ये आपका 2019 में कितना था, 9.5 ट्रिलियन, जो कि 2021 में कितना हो गया, 8 ट्रिलियन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें 4R का कंसेप्ट दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने का प्रयास कर रही है। अगर हम 4Rs की बात करें तो फर्स्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि उसकी पहचान करना। सेकेंड आर का मतलब है रिकैपिटलाइजेशन, यानी कि उसका पुनर्पूंजीकरण करना। थर्ड है आपका रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, है तो दिवालियापन का समाधान करना। और फोर्थ स्टेज पे आता है 4R का मतलब है रिफॉर्म, यानी कि उसमें सुधार करना। अब इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कि रिकॉग्निशन किस तरीके से किया गया है, पुनर्पूंजीकरण किस तरीके से किया गया है, रिजोल्यूशन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें रिकॉग्निशन की पहचान की, तो पारदर्शी तरीके से एनपीए की पहचान 2015 में बड़े पैमाने पर परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के द्वारा की गई, यानी कि एसेट क्वालिटी रिव्यू के द्वारा की गई। इसके अलावा उधारकर्ताओं में जो शुरुआती संकट की पहचान के लिए हमें करना क्या चाहिए कि वृहद ऋणों को देते समय हमें जो केंद्रीय भंडार है, जो क्रिसिल CRILC है, उसके साथ जो एक बड़ा क्रेडिट डेटाबेस जो इसके अंतर्गत बनाया गया है उसका हमें निरीक्षण कर लेना चाहिए।
इसके अलावा जो कमजोर जो वित्तीय तंत्र वाले जो बैंक हैं जो कि अपना ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आरबीआई द्वारा एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस का ढांचा तैयार किया गया है, जिसपे बैंकों के ऊपर जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया जाता है। यानी कि वे जो आरबीआई के सीधे सीधे रेगुलेशंस में आ जाते हैं। रेगुलेशन में तो रहते ही हैं और ज़्यादा प्रभावी रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा उन पर लगाया जाता है, जिससे कि भी उसको जो उसकी स्थिति बिगड़ गई है बैंक की, उसको उससे बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए, तो एक योजना चलाई गई थी मिशन इंद्रधनुष, जो कि 2015 में शुरू की गई। इसका जो उद्देश्य था कि बजटीय आवंटन एवं जो पुनर्पूंजीकरण जो बॉन्ड के माध्यम से जो राज्य संचालित बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, उनको अधिक पूंजी उसके अंतर्गत डालना। क्योंकि इससे क्या होगा, उससे कि जो पूंजी अपर्याप्तता जो अनुपात है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वह उस मानदंडों को पूरा कर सके, जिससे कि जो बेसल थीम जो मानक है उससे संबंधित जो हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना है उसको हम पूरा कर सके। इसके लिए लगभग $3 ट्रिलियन का इसके अंतर्गत बैंकों के अंतर्गत निवेश किया जाना है। साथ ही साथ बैंकों के द्वारा आरबीआई के द्वारा एनएआरसीएल या बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आए 2021 में। इसके अंतर्गत किया जाना है कि विभिन्न चरणों में लगभग 2 लाख करोड़ मूल्य के जो फंसे जो कर्ज हैं उसकी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का इस एनएआरसीएल के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, जिसमें जो एनएआरसीएल या जो बैड बैंक है वह इन जो परिसंपत्तियां हैं इनका अधिग्रहण करेगी, उनका एक्विजिशन करेगी। अगर हम बात करें जो बैंकों के पास जो एनपीए है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसको एनएआरसीएल के द्वारा खरीद लिया जाएगा और एनएआरसीएल उसका जो 15% जो भुगतान होगा वह नगद में कर देगी और जो 85% होगा वह उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में बैंकों को दे देगी। इसके बाद जो एनएआरसीएल के द्वारा उस जो परिसंपत्ति को वापस बेचने का प्रयास किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएगी एनएआरसीएल के द्वारा, तो उसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होगी और ये जो गारंटी होगी उसके लिए सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए लगभग 30,600 करोड़ की गारंटी इसके अंतर्गत दी गई है। तो इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जो बैंक हैं उनको रिकैपिटलाइज किया जाए एनएआरसीएल के माध्यम से, जिसमें से 15% उनको जो नगद है वह उसका जो एनपीए का जो लॉस है 15% उसको त्वरित रूप से दे दिया जाए और 85% उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में दे दिया जाए, जिसका भुगतान बाद में जब पूरी तरीके से उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा एनएआरसीएल के द्वारा, तो उनको वापस उसका भुगतान 85% कर दिया जाएगा सिक्योरिटी रिसिप्ट के बिहाफ पर। और तब तक जो गारंटी दे रही है 5 वर्षों तक जो सिक्योरिटी रिसिप्ट के लिए वह दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो दिवालियापन के जो समाधान के लिए, जो रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी के लिए, तो इसके लिए अधिनियम बनाया गया है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2016 में जो दिवालिया जो खातों के लिए 180 दिनों की समयबद्ध वसूली इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट सशक्त भी चलाया गया, जिसमें जो उच्च प्राथमिकता पर जो अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियां हैं जिनका मूल्य काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका समाधान करने के लिए प्रोजेक्ट सशक्त चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इनमें कई अलग अलग मूल्यों को बांटा गया है। अगर इसमें जो 500 करोड़ से ऊपर के अगर ऋण है तो उसके लिए एक स्वतंत्र परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी बनाई जाएगी, इसके अंतर्गत प्रस्थापित की जाएगी उनके रिजोल्यूशन के लिए। इसके अलावा अगर उसकी जो रेंज है 50 से 500 करोड़ के बीच में है तो बैंक एक अंतर ऋण दाता समझौता करेंगे और यदि वह 50 करोड़ तक की लिमिट है, जिसमें जो एनपी है 50 करोड़ तक का है, तो उसका का जो प्रबंधन है वह बैंक स्तर पर ही किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग जो रेट के हिसाब से, अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से प्रोजेक्ट सशक्त चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें इसमें रिफॉर्म की, इसमें सुधार की, तो जिसमें एक अधिक जो मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जो विनियामक सुधारों के माध्यम से जो आरबीआई जो विनियमन करता है उसके माध्यम से ये प्रबंधन जो लाभ और हानि के जो विस्तृत हमें जो भी ये लोन दे रहे हैं उसका विस्तृत क्षेत्रवार और व्यक्तिगत विश्लेषण एवं वित्तीय सुरक्षा उपायों के माध्यम से उसको लोन दिया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें रिफॉर्म किया जा सके और अधिक मजबूती और जो जोखिम प्रबंधन इसके अंतर्गत किया जा सके। साथ ही साथ जो आरबीआई की शक्तियों में विस्तार किया जाना चाहिए, जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत दंडात्मक उपाय भी इसके अंतर्गत सुनिश्चित किए जाने चाहिए,
और जो पब्लिक सेक्टर बैंक में सुधार करने की आवश्यकता, इसमें जो ऑनलाइन एंड टू एंड वन टाइम जो सेटलमेंट होता है उस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए एवं उच्च मूल्यों वाले ऋणों की निगरानी और उनका सख्त पृथक्करण करने की, उसका सेग्रीगेशन करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित कोई अन्य सुझाव हैं आपके, तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।